जब आर्य भारत आए तब एक विकसित संस्कृति पहले से यहां मौजूद थी। दक्षिण और शायद उत्तर में भी द्रविड़ सभ्यता फल फूल रही थी। दक्षिण की भाषाएं संस्कृत से नहीं निकली, लेकिन वो बहुत पुरानी हैं और उनमें साहित्य का अनमोल जखीरा पाया जाता है। हिमालय और दो सागरों के बीच में फैले हिंदुस्तान का आकार तो आप अच्छी तरह जानते हैं। उत्तरी भारत समंदर से बहुत दूर है। पुराने जमाने में उत्तर के बाशिंदों को सबसे ज्यादा चिंता अपनी भूमि सरहदों की थी, जिन्हें लांघ कर दुश्मन और हमलावर आया करते थे। लेकिन भारत के पूरब, पश्चिम और दक्षिण में समंदर का लंबा किनारा है। दक्षिण की ओर हिंदुस्तान संवरा कर सिकुड़ता जाता है और कन्याकुमारी में पूरब और पश्चिम के दोनों किनारे मिल जाते हैं। समुद्री तट पर बसने वाले कुदरती तौर से समंदर से जीविका भी पाते थे। मौर्य काल के शुरू से ही जहाज साजी एक विकासशील उद्योग था। दक्षिण भारत अपनी उम्दा दस्तकारी और उत्पादन के लिए मशहूर था, जिनका वहां से समुद्री व्यापार हुआ करता। दक्षिण के राज्य की समुद्री शक्ति समृद्ध थी और उनके जहाज दूर के मुल्कों तक सामान ले जाते। काल्दिया, बाबिलोन, मिस्र, यूनान और बाद में रोम। जिस समय उत्तर भारत में बड़े साम्राज्यों की नींव पड़ रही थी, तब तक दक्षिण भारत में पाषाण युग ही चल रहा था। तमिलनाडु में ऐतिहासिक सभ्यता लगभग चौथी सदी ईसा पूर्व में शुरू हुई, जब दूर दक्षिण में चोला, पांड्या और चेरा राज्यों की स्थापना हुई। उस दौर में दक्षिण भारतीय कबीले सत्ता पर केंद्रित राज्यों में तब्दील हो रहे थे। दक्षिण भारत के इतिहास के बारे में सिलसिलेवार जानकारी सबसे पहले संगम काल के साहित्य में मिलती है। यह दौर पहली से चौथी सदी ईस्वी तक माना जाता है। तमिल परंपरा के अनुसार 3 साहित्यिक संगम मदुरई में हुए थे। दक्षिण में साहित्यिक संगमों की पुरानी परंपरा थी, जिसकी मिसाल उत्तर भारत में नहीं मिलती। तमिल संगम के कवि लोक साहित्य के काफी करीब हैं। दरबारी संस्कृत साहित्य से बिल्कुल अलग। किसान का जीवन, गांव का माहौल, शहर का भीड़ भड़क्का और युद्ध की बेरहमी, इन सब का अनुभव करके ही ये कविताएं लिखी गई हैं। संगम काल की कविताएं 2 तरह की थीं, अकम और पुरम। अकम यानी अंदरूनी, भावनाओं की, प्रेम की अंतरंग कविता। पुरम कविता इससे काफी अलग होती है। पुरम यानी बाहरी, सार्वजनिक, जिसमें राजाओं और युद्ध का वर्णन होता है। पुरानी परंपरा के मुताबिक दक्षिण भारत जाने वाले पहले मनुष्य ऋषि अगस्त्य थे, जो आर्य धर्म और संस्कृति अपने साथ लेकर गए। इससे पहले जब आर्यों का भारत में आगमन हुआ तो वो द्रविड़ संस्कृति में से काफी कुछ अपना चुके थे। इस तरह द्रविड़ और आर्य जातियों के आपसी आदान प्रदान से ही भारत की मिली जुली सभ्यता का विकास हुआ। 6ठी सदी ईस्वी तक तमिल प्रदेश पर संस्कृत का काफी असर हो चुका था और वहां की काव्य शैली तेजी से बदलने लगी। तमिल कवि लंबी कविताएं लिखने लगे, जिन्हें संस्कृत नाम काव्य से जाना गया। इनमें सबसे प्रसिद्ध और प्राचीन महाकाव्य है शिलप्पदिकारम, यानी सुहाग के नुपुर। साहित्यिक शैली में रचा यह महाकाव्य फिर भी आम जीवन के काफी करीब है। ये माना जाता है कि ये रचना पहली दूसरी शताब्दी में इलंगो अडिगल ने रची थी, जो चेरा राजा शेंगुट्टू वन के भाई थे। मगर हो सकता है कि इसे कई सदियों बाद लिखा गया। उस प्राचीन काल में हम एक ऐसी कौम देखते हैं जो उत्साह और जोश से भरपूर थी, जिसमें जिंदगी की उमंग और खोज निकालने का बलबला था। ख्याल की दुनिया में वो बुलंद से बुलंद पहाड़ चढ़े और कला के मैदान में सलाहियत के बेशकीमत नमूने दिखाए। और हम देखते हैं कि देश भर में एक सी सांस्कृतिक लहर फैलने लगी थी।
उत्तर और दक्षिण इस साहस भरी मुहिम में शामिल हो गए, एक दूसरे से प्रेरणा लेते हुए। मूल रूप से संस्कृत में लिखी गई ये पंक्तियां 1500 साल से भी ज्यादा पुरानी हैं, पर इनमें अब भी इतनी ताजगी है मानो अभी अभी लिखी गई हो। संस्कृत एक अद्भुत भाषा है। इसमें लय है, गति है, लचीलापन है और मधुरता भी। साथ ही ये नपीतुली है, सटीक है। आज से 2600 साल पहले पाणिनि ने जो व्याकरण के नियम बनाए, संस्कृत आज भी उन पर चल रही है। चौथी और छठी सदियों के दरमियान गुप्त निजाम ज़हनी और आर्थिक विकास का मापदंड बन गया। गुप्त काल को हिंदुस्तान का सुनहरा दौर माना जाता है। संस्कृत साहित्य के अमर महाकाव्य इसी दौर में लिखे गए। स्वर्ण युग अचानक ही गुप्त काल में नहीं शुरू हुआ, बल्कि मौर्य काल में ही इस सांस्कृतिक विकास की नींव डाली गई थी। इसके बाद गुप्त काल में शिखर पर पहुंचने तक बाहर से आई यूनानी, शाका और कुषाण जातियों ने भी भारतीय संस्कृति और कला को बढ़ावा दिया। यहां तक कि कुछ इतिहासकार मानते हैं कि स्वर्ण युग गुप्त काल नहीं, कुषाण काल था। इस दौर की शिल्प कला बौद्ध धर्म से प्रभावित थी, जिसके नमूने हमें दक्षिणी और पश्चिमी भारत के चैत्यों और विहारों में मिलते हैं, जैसे कि अजंता। अजंता की दीवारों पर बनी तस्वीरें हमें एक ऐसी दुनिया में ले जाती हैं जो ख्वाब है और हकीकत भी। इन तस्वीरों को बौद्ध भिक्षुओं ने बनाया। महात्मा बुद्ध ने कहा था, औरतों से दूर रहो, उनकी तरफ नजर तक न उठाओ। लेकिन इन तस्वीरों में सुंदरियां, राजकुमारियां, नाचने गाने वालियां उठते बैठते, श्रृंगार करते, समारोहों में भाग लेते दिखाई देती हैं। इन तस्वीरों को बनाने वाले बौद्ध कलाकारों ने कितनी गहराई से, कितनी शिद्दत से अपनी दुनिया को महसूस किया होगा, और उतने शदीद जज्बे से ही उन्होंने शांत और गैर दुनियावी बोधिसत्व की तस्वीरें भी बनाई। गुप्त काल से पौराणिक देवी देवताओं की आराधना के लिए मंदिर स्थापित होने लगे। पौराणिक देवताओं और कथाओं पर आधारित शिल्प वस्तुएं बनने लगीं, जिनकी कला शैली बौद्ध कला से काफी मिलती जुलती थी। इसके अलावा श्रृंगार रस पर आधारित शिल्प कला का भी विकास हुआ। विदेशियों की देखा देखी राजा महाराजा भी अपनी प्रतिमाएं बनवाने लगे। गुप्त वंश के राजाओं ने नृत्य, संगीत और नाटकों को भी बढ़ावा दिया। कुतुब मीनार के इस स्तंभ को गुप्त वंश के विक्रमादित्य ने विजय स्तंभ के रूप में बनवाया था। इस पर बहुत उम्दा कारीगरी की गई है। सबसे ऊपर है एक कमल का फूल, गुप्त वंश की निशानी। गुप्त काल की जो खासियत थी, जिस वजह से उस काल को गर्व से याद किया जाता है, वो थी कला और साहित्य का पुनर्जन्म। वेद, महाभारत और रामायण के महान युग के बाद ये संस्कृत साहित्य का शानदार काल था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने अपने दरबार में उस जमाने के सबसे महान लेखक और कलाकार जमा किए, जिनमें कवि और नाटककार कालिदास भी थे। कालिदास समेत तमाम नाटककारों की भाषा में संस्कृत के अलावा प्राकृत का इस्तेमाल किया गया है। आम बोलचाल की प्राकृत और ऊंचे वर्ग की संस्कृत के मेल का मकसद था नाटकों को आम दर्शक के करीब लाना। कालिदास के जमाने से कुछ पहले सातवाहन काल में मृच्छकटिक या मिट्टी की गाड़ी लिखा गया। शूद्रक के इस नाटक में उस दौर की वास्तविक झलक मिलती है। मृच्छकटिक के बारे में एक अमेरिकी आलोचक ने यूं लिखा है, मृच्छकटिक का लेखक चाहे कोई भी रहा हो, चौथी सदी का था या 5वीं का, वो एक नेक, भला और समझदार इंसान था। उसकी भलाई और उसका ज्ञान एक उपदेशक की चाशनी भरी कलम से नहीं, दिल से उभरे थे।
ऐसा नाटक सिर्फ वो ही सभ्यता पैदा कर सकती है जो पुख्ता और स्थिर होती है। जब कोई तहजीब अपने सारे मसाइल के हल सोच चुकी होती है तो ही इस तरह का शांत और सादा मनोरंजन तलाश करती है जैसा ये नाटक है। कालिदास संस्कृत के महान कवि और नाटककार माने जाते हैं। हालांकि हमारे पास उनके जीवन काल के बारे में ठोस जानकारी नहीं है। मुमकिन है कि वो 4वीं सदी ईस्वी में उज्जैनी में रहते थे, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय के राज्य में। कहा जाता है कि कालिदास उनके दरबार के 9 रत्नों में से एक थे, जहां उनकी प्रतिभा को उनके जीते जी भरपूर इज्जत मिली। वो उन खुशकिस्मत इंसानों में थे जिन्हें जिंदगी ने अपना प्रिय समझकर सराहा। कालिदास ने कोमलता और सुंदरता को उभारा और दुख दर्द की झलक भर ही दिखाई। उनके साहित्य में जीवन के प्रति एक मोह है और प्रकृति की सुंदरता से गहरा प्यार। मोहन राकेश ने अपने नाटक आषाढ़ का एक दिन में कालिदास के जीवन की कठोर वास्तविकताओं और उनकी कविताओं की कोमलता के आपसी द्वंद्व को उभारा है। कालिदास 5वीं सदी में वो बात समझ गए जिसे यूरोप 19वीं सदी में भी नहीं समझ पाया है और जो वो अब तक भी पूरी तरह नहीं समझ पाया है। दुनिया सिर्फ इंसान के लिए नहीं बनी और इंसान सही मायनों में अपनी पूरी बुलंदी तभी हासिल करता है जब उसे उस हकीकत की कदर होने लगती है जो इंसान की हस्ती से परे है। इस हकीकत को पूरी तरह महसूस कर लेना कालिदास की उस ज़हनी शक्ति का उपहार पा लेना है जो महान कविता के लिए उतनी ही जरूरी है जितनी फन में महारत। 4वीं सदी ईस्वी की शुरुआत से लेकर कोई 150 साल तक उत्तर में गुप्त वंश की ताकतवर और खुशहाल हुकूमत रही। इसके बाद भी 1.5 सदी तक उनके वारिसों ने गुप्त राज्य कायम रखा, पर अब वो हमलों के आगे कमजोर पड़ता गया और फिर घटते घटते गायब हो गया। मध्य एशिया से आए नए हमलावर हूण मुल्क में तबाही मचा रहे थे, मगर हूणों का राज्य भी ज्यादा दिन नहीं चला, मुश्किल से 51 साल। उनमें से कई छोटे मोटे सरदार यहीं टिके रहे और वक्त वक्त पर वो अपने पड़ोसियों को सताया करते। इसके साथ ही साथ वो हिंदुस्तान के लोक जगत में जज्ब भी होते रहे। इन हूण सरदारों में से कई एक ने 7वीं सदी की शुरुआत में फिर से सर उठाया। कन्नौज के राजा हर्षवर्धन ने उन्हें कुचलकर पूरे उत्तर और मध्य भारत में एक ताकतवर राज्य की स्थापना की। हर्षवर्धन कवि और नाटककार थे और उन्होंने अपने इर्द गिर्द कवियों और कलाकारों का अच्छा खासा हल्का जमा कर रखा था, जिससे उनकी राजधानी उज्जैनी फिर से एक तहजीबी मरकज बन गई। भारत में कई बरस बिताकर हुआनत्सांग फिर एक बार उत्तर के पहाड़ पार करके अपने वतन लौटे। रास्ते में वो सिंधु नदी में डूबते डूबते बचे और उनके कई ग्रंथ पानी में बह गए। फिर भी कई एक पोथियों को वो बचा सके जिनके चीनी जबान में अनुवाद में उनकी कई सालों तक मसरूफियत रही। वापसी पर तांग सम्राट ने बड़े उत्साह से उनका स्वागत किया और उन्हीं के इसरार पर हुआनत्सांग का सफरनामा भी लिखा गया। सन 648 में हर्ष की मृत्यु हुई और उसका साम्राज्य जल्द ही कई छोटे छोटे राज्यों में बंट गया। उत्तर भारत में एक बड़े साम्राज्य की ये आखिरी मिसाल थी। जब उत्तर भारत कई छोटे रजवाड़ों में बटा रहा तो सत्ता और संस्कृति का केंद्र दक्षिण भारत बन गया। यहाँ कई सियासी और दिमागी आंदोलन हुए जिनका भारतीय संस्कृति पर गहरा असर रहा।